हेलो एवरीवन, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं चैप्टर मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ये आपके हैंडआउट का सोल्यूशन वीडियो है। तो आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। अपनी जो क्लास है ये इसे हम कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट एंड देन हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमने आपको इस तरीके से एक ओवरव्यू भी दे दिया है कि किस तरीके से आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर में अपनी प्रिपरेशन बनाकर रखनी है। ठीक है, यानी हमने आपको यहाँ पर एक पूरा का पूरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सॉल्विंग टाइम, लर्निंग टाइम, हर कुछ का एक एवरेज टाइम दे दिया है कि कितना आप मैक्सिमम टाइम यहाँ पर लगाकर पढ़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे और हमारा पहला ही क्वेश्चन पिछले साल के एग्जाम में आपके आया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन्स कॉल्ड डैश विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। यानी क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि वायरस से संक्रमित कोशिकाएं कुछ प्रोटीन स्रावित करती हैं जो असंक्रमित कोशिकाओं को वायरल संक्रमण से बचाती है। आप सभी को पता है कि जब कोई सेल जो है और उस सेल पर इंफेक्शन हो जाता है वायरस का, तो यहाँ पर एक तरीके का प्रोटीन बनता है जिसे हम कहते हैं इंटरफेरॉन। ठीक है, ये जो इंटरफेरॉन होता है ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है, या कह सकते हो कि ये एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा किनको प्रदान करेगा? ऐसे सेल्स को जिनमें वायरस इंफेक्शन नहीं है, वो वायरल इंफेक्शन से उनको बचाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, इंटरफेरॉन। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबॉडी अगेंस्ट एलर्जी। यानी कि जब एलर्जी होती है तो ऐसा कौन सा प्रतिरक्षी है जो सिक्रीट होता है। ठीक है, कह रहा है एलर्जी के टाइम में कौन सा प्रतिरक्षी है जो सिक्रीट होता है जिससे हमें एलर्जी से राहत मिलती है। तो जो प्रतिरक्षी सिक्रीट होता है जिससे हमें एलर्जी से राहत मिलती है वो है इम्यूनोग्लोब्युलिन ई, IgE सिक्रीट होता है जिससे हमें एलर्जी से राहत मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटरफेरॉन क्या होते हैं। अभी जस्ट हमने पहला क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया है। इंटरफेरॉन एक ऐसे तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है जो सिक्रीट करते हैं हमारे वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। यानी कि विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाएं जो होती हैं वो इस तरीके का प्रोटीन सिक्रीट करती हैं और ये वायरस इन्फेक्टेड सेल द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है, सिक्रीट होता है, जो कि डिफेंस देने का काम करता है नॉर्मल सेल्स को। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरल इन्फेक्टेड सेल से ये सिक्रीट होती है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट। कह रहा है बी और टी दोनों लिम्फोसाइट हमें पता है कि बोन मैरो में बनते हैं, यानी अस्थि मज्जा में बनते हैं। लेकिन हमें पता है कि सिर्फ टी लिम्फोसाइट ऐसा है जो ट्रेवल करता है डैश की जगह और वहां पर मेच्योर होता है। हमें पता है कि अगर हम बी सेल्स की बात करें, ठीक है, और टी सेल्स की बात करें, है ना, बी सेल्स और टी सेल्स की बात करें, तो ये दोनों ही सेल्स जो होते हैं ये बनते हैं बोन मैरो में, है ना। ये कहां पर बनते हैं? बोन मैरो में। अब क्योंकि ये बोन मैरो में बनते हैं तो क्या यहीं पर ये मेच्योर भी होते हैं? ऐसा नहीं है। बी सेल तो यहीं पर मेच्योर होगा, लेकिन टी सेल्स जो होता है वो ट्रेवल करता है थाइमस तक और वहां पर जाकर के ये मेच्योर होता है। तो ये कहां पर मेच्योर होते हैं? थाइमस में। अगला क्वेश्चन, एलिफेंटियासिस हाथी पाव रोग किससे कॉज्ड होता है? एलिफेंटियासिस एक वर्म से होने वाली बीमारी है, फाइलेरिया जिसे आप कहते हो, और ये होता है वुचेरिया बेनक्रोफ्टाई नाम के वर्म से। ठीक है, तो एलिफेंटियासिस यानी हाथी पाव वुचेरिया बेनक्रोफ्टाई से होने वाली एक बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिस्टामाइन एंड सेरोटीन आर सिक्रेटेड बाय। एक बार इसका जवाब दीजिए। मैं थोड़ा सा विलंब लगेगा, 1 मिनट का टाइम लगेगा। मैं अभी जस्ट आपका क्लास दोबारा से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, जिसमें हम छठे के बाद देखेंगे क्वेश्चन। 1 मिनट का समय दीजिएगा।
ओके तो स्टार्ट करते हैं। हिस्टामाइन एंड सेरोटीन आर सिक्रीटेड बाय, आप सभी को पता ही होगा कि हिस्टामाइन और सेरोटीन जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं हमारे मास्ट सेल्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मास्ट सेल से ये सिक्रीट होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी पता है क्योंकि ये इजी सा क्वेश्चन है। विच इज द कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड, यानी पूछ रहा है ये टाइफाइड नाम की बीमारी किसकी वजह से होती है? चार ऑप्शन है, प्लाज्मोडियम, राइनोवायरस, साल्मोनेला टाइफी या अमीबा। ठीक है, तो इसमें से कौन सी बीमारी है, सॉरी इसमें से टाइफाइड को कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फैलाता है? आपको पता है टाइफाइड जो होता है ये एक जीवाणु यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जीवाणु से होने वाली बीमारी है और ये होता है साल्मोनेला टाइफी की वजह से। तो सी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि टाइफाइड इसी जीवाणु से फैलता है। अगला क्वेश्चन, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम टू मैन इज, कह रहा है प्लाज्मोडियम नाम का एक पैरासाइट होता है और ये जो पैरासाइट है ये ह्यूमंस में इन्फेक्टिव स्टेज में जाता है ना, ये ह्यूमंस में इन्फेक्टिव स्टेज में जाता है। तो कह रहा है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम टू मैन इज, तो हमें पता है इन्फेक्टिव स्टेज जो प्लाज्मोडियम का होता है वो होता है स्पोरोजोइट्स। ठीक है, ये स्पोरोजोइट्स जो होते हैं जैसे ही किसी ह्यूमन के अंदर आते हैं, यहाँ पर ये स्पोरोजोइट सीधे ब्लड के जरिए ट्रेवल करते हैं, लिवर में जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, आरबीसी को फाड़ देते हैं, रिप्रोडक्शन करके गैमेटोसाइट अवस्था में जाते हैं। ऐसे ही तरीके से ये क्या होते हैं? सर्कुलेट होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स निकोटीन, इसमें से कह रहा है निकोटीन नाम का जो रसायन है और ये एक मादक पदार्थ होता है। ठीक है, निकोटीन नाम का जो रसायन है जो कि केमिकल एक होता है, एक मादक पदार्थ है, नशे के लिए यूज किया जाता है। ये किससे निकलता है? हमें पता है कि निकोटीन निकलता है टोबैको से, तंबाकू से। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ए इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल, निम्नलिखित में से कौन सा रोग असंक्रामक है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता? डिप्थीरिया की बात करें तो ये एक संक्रामक रोग है, फ्लू भी संक्रामक है, मलेरिया भी संक्रामक है, कैंसर हमारा असंक्रामक है क्योंकि ये किसी सूक्ष्म जीव से नहीं तो हो रहा है, ना ही वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो कैंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन, द कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी कौन फैलाता है? सामान्य सर्दी की अगर हम बात करें तो ये फैलाता है एक प्रकार का विषाणु यानी एक प्रकार का वायरस। ठीक है, कौन सा वायरस फैलाता है? इसको फैलाता है राइनो विषाणु। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा राइनो वायरस, है ना। अगला क्वेश्चन, वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वायरस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पोलियो वायरस के विरुद्ध टीका इसका उदाहरण है। कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पर आपको सही लग रहा है जो कि कह रहा है कि हम पोलियो वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन दे रहे हैं वो किस तरीके का इम्यूनिटी दर्शा रहा है? तो आपको पता है ये दर्शाता है एक्टिव इम्यूनिटी, यानी सी इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब होगा। अगला, the pathogen microsporum responsible for ringworm disease in humans belongs to the same kingdom as that of, कह रहा है कि मनुष्य में दाद रोग होता है, काफी कॉमन रोग है जिसमें एक प्रकार का रोगजनक माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल है। कह रहा है ये किस किंगडम से संबंधित है? कौन से किंगडम से ये संबंधित है? तो गाइस ये एक प्रकार का फंगस होता है। ठीक है, तो टेप वॉर्म नहीं होगा, राउंड वॉर्म नहीं होगा, ना तो फाइलेरियल वॉर्म है, ये एक प्रकार का मोल्ड है, एक प्रकार का फंगस है जो कि बीमारी फैलाता है। अगला क्वेश्चन, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मस्कीटो इज, यानी मच्छर की लार ग्रंथि में मलेरिया परजीवी के संक्रामक चरण कौन से हैं? तो हमें पता है कि मलेरिया पैरासाइट का सलाइवरी ग्लैंड में जो मच्छरों के सलाइवरी ग्लैंड में जो संक्रामक चरण है वो है स्पोरोजोइट्स, और यही स्पोरोजोइट्स फिर
घुसते हैं ह्यूमंस में और वहां पर फिर ये संक्रमण फैलाते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन इज मॉर्फिन कहां से प्राप्त किया जाता है? तो मॉर्फिन एक प्रकार का केमिकल ड्रग है जिसे हम पॉपी प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त करते हैं। इसका नाम लिख देते हैं, पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, इस प्लांट से प्राप्त किया जाता है। हमने अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा का सारा करा दिया, अब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट आर म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसे आप माल्ट कहते हो। श्लेष्मा संबंध लसिकाभ अंग क्या होते हैं? MALT, ये क्या है? सिर्फ छोटी सी थियरी समझना। कह रहे हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कलेक्शन ऑफ लिम्फाइड टिश्यू है जो कि स्कैटर्ड होते हैं पूरी बॉडी में एंड प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को एंटीजन से। यानी म्यूकोसा संबंधित लसिकावत ऊतक ऐसे तरीके के ऊतक हैं जो एक कलेक्शन होता है, पूरी शरीर में वो फैले होते हैं और शरीर को प्रतिजनों से बचाने का काम करते हैं। वेरी इजी, इतना ही लिखना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कैनाबिनॉइड्स? कैनाबिनॉइड्स केमिकल का सोर्स क्या है? हमें पता है नेचुरली कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं ये हमें कहां से प्राप्त होते हैं? प्लांट से। ठीक है, इन्हें हम प्राप्त करते हैं इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट जिसका नाम है कैनाबिस सटाइवा। ठीक, इसके फ्लावर टॉप्स, लीव्स, रेजिन्स, ये सारे कैनाबिस प्लांट के यूज होते हैं जिनसे हम मैरिजुआना, हैशिश, चरस, गांजा बनाते हैं। यानी प्राकृतिक रूप से कैनाबिनॉइड्स एक प्लांट से मिलता है जिसका नाम है कैनाबिस सटाइवा। इनके फूलों के गुच्छों से इन्हें प्राप्त किया जाता है। कैनाबिस पौधे के अलग अलग पार्ट से अलग अलग तरीके के ड्रग बनाए जाते हैं, जैसे फूलों के शीर्ष, पत्तियां और राल वगैरह का उपयोग करके मरीजुआना, हैशिश, चरस, गांजा, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इम्यूनिटी? वेरी इजी, प्रतिरक्षा क्या है? हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम फाइट करते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से। यानी कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में घुसकर हमें बीमार करने की कोशिश कर रहा है तो हम उससे लड़कर उसको खत्म करते हैं, और हमारे शरीर की ये जो एबिलिटी है इसे ही हम इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। यानी शरीर को रोगजनक जीवों से लड़ने की ऐसी क्षमता जो कि प्रतिरक्षा तंत्र से मिली है, प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी कहलाती है। और इससे हमारे शरीर को क्या मिलती है? सुरक्षा मिलती है। ओके, तो इस तरीके की चीजें समझने के बाद, वेट अ सेकेंड गाइस, ओके ठीक है। तो ये सारी चीजें समझने के बाद अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज इंटरफेरॉन? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने जस्ट आपको बताया था कि हमारी जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो एक तरीके का प्रोटीन बनाते हैं, और ये जो प्रोटीन है इसको इंटरफेरॉन कहते हैं। ये एक नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्शन देने का काम करता है वायरल इन्फेक्शन से। ठीक है, तो विषाणु से संक्रमित कोशिकाएं एक प्रोटीन बनाती है जिसका नाम इंटरफेरॉन है। ये इंटरफेरॉन दूसरी असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु संक्रमण से बचाने का कार्य करती है। अगला, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा का माध्यम कौन है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का माध्यम कौन है? वेरी इजी, टी लिम्फोसाइट मीडिएट करते हैं CMI को, यानी कि कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा का माध्यम कौन बनाते हैं? टी लसिकारू।
एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है? एलाइजा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये एक प्रकार का मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में प्रयोग किए जाने वाला टेस्ट है जिसके जरिए हम एड्स और कैंसर जैसी बीमारियों का पता लगाते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा रोधी आमापन। याद रखना, एलाइजा का ये एक फुल फॉर्म है। नेम ऑफ द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स, वेरी इजी। एड्स एक प्रकार का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक प्रकार का वायरल इंफेक्शन होता है ना, विषाणु से संक्रमित रोग है। ये जो वायरल इंफेक्शन है ये HIV वायरस की वजह से होता है। ये HIV वायरस को ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, जिसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसका अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो एक RNA होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल RNA की होने की वजह से इसे हम रेट्रोवायरस भी कहते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। Who discovered the first antibiotics? Name the antibiotics. प्रथम एंटीबायोटिक किसने खोजी? उस एंटीबायोटिक दवा का नाम बताइए। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान खोजी थी, और ये जो एंटीबायोटिक इन्होंने खोजी थी वो था पेनिसिलिन। ठीक, पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजा था। नेम द टाइप ऑफ सेल्स दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। कह रहे हैं हमें बताइए कि एंटीबॉडी उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं के क्या नाम है। हमें पता है ऐसे सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज, वो है प्लाज्मा सेल्स, जिसे आप बी सेल्स कहते हो। यही बी सेल्स जो होते हैं यही स्पेशलाइज्ड होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं बी लिम्फोसाइट से और बनाते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी का उत्पादन, उसका स्राव, ये सब करने वाली जो कोशिकाएं होती है वो प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं बी लिम्फोसाइट के स्पेशल हो जाने की वजह से, विशेष हो जाने की वजह से और डिफरेंशिएट, विभेदित हो जाने की वजह से होती है। बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है हाउ द इम्यूनिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंटीबायोटिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द इम्यूनिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वैक्सीनेशन। कह रहे हैं हम जो प्रतिरक्षा अपने अंदर ले रहे हैं वह एंटीबायोटिक और वैक्सीनेशन दोनों में अलग अलग किस प्रकार से है। यानी प्रतिजैविकों द्वारा प्राप्त की गई प्रतिरक्षा टीकाकरण द्वारा प्राप्त की गई प्रतिरक्षा से कैसे भिन्न है। यानी हमें बेसिकली पूछ रहा है कि एंटीबायोटिक्स और वैक्सीनेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक, सिंपल सी बात है। कह रहा है fight active bacterial infection, antibiotics work by inhibiting cell wall synthesis, protein synthesis and other processes। कह रहा है अगर हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है यानी सक्रिय जीवाणु संक्रमण है और हमने एंटीबायोटिक खाई, ये एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति संश्लेषण रोक देगा, वहां पर प्रोटीन संश्लेषण भी बाधित कर देगा, बहुत सारी बैक्टीरिया की और भी प्रक्रियाओं को रोक देता है, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो जाता है और हमें प्रतिरक्षा मिल जाती है, जो कि हमारे शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करके मिलता है। लेकिन अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन में हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले थियरी समझो। कह रहा है स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम बिफोर एक्सपोजर टू अ डिजीज। ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है ताकि अगर हमें बीमारी वो लगे तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ सके। वैक्सीन में हम वीकेंड और इनएक्टिव फॉर्म रखते हैं किसी वायरस या बैक्टीरिया का या फिर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जिसका हमने वैक्सीन बनाया है उसके पार्ट का। जैसे ही हम पर्सन को वैक्सीन लगाते हैं इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और एक मेमोरी बनाकर रख लेता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। धीरे धीरे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और दोबारा जब हम उस बीमारी के चपेट में आते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा तुरंत वहां पर अटैक करके हमें सुरक्षा दे दी जाती है। तो एंटी बॉडी की अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स की, तो एंटीबायोटिक्स एक ऐसी दवाइयां होती हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचाने का काम करती हैं। बैक्टीरिया का सेल वॉल सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, अदर फॉर्म ऑफ सिंथेसिस रोक देती हैं, बैक्टीरिया खत्म, हमें इम्यूनिटी मिल जाती है।
लेकिन वैक्सीनेशंस में अलग प्रोसेस है। वैक्सीनेशंस में हम जिस बीमारी से लड़ना चाहते हैं उस बीमारी के इनएक्टिव वर्जन को हम अपने शरीर में वैक्सीन की मदद से डलवाते हैं। जैसे ही हम उसको अपने शरीर में डलवाते हैं हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाती है और इस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम उसको याद कर लेता है, उस मेमोरी को याद कर लेता है और दोबारा अगर हमें कभी इन्फेक्शन होता है तो हम उसको खत्म कर सकते हैं। इस तरीके से हम इम्यूनिटी पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ऑटो इम्यून डिजीज, गिव एन एग्जांपल। कह रहा है हमें बताइए ऑटो इम्यून डिजीज क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। स्व प्रतिरक्षा रोग क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम हमें ही बीमार कर देती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई जेनेटिक या कोई अदर रीजन है जिसकी वजह से हमारा बॉडी समझ नहीं पा रहा है कि हमें हमारी सेल्स को खत्म नहीं करना है, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। इसमें एक बीमारी बहुत कॉमन है, अभी आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजंस, कुछ जेनेटिक और कुछ ऐसे रीजंस है जिनके बारे में अभी पता ही नहीं है। इस रीजन में बॉडी खुद पर अटैक करने लगती है, यानी शरीर अपनी ही शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला कर देती है और क्षति पहुंचाती है। ठीक, यानी कि हम डैमेज पहुंचाते हैं। इसे ही हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं, जिसमें रियोमेटॉइड आर्थराइटिस एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है इस बीमारी का। याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, नेम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। हमें बताइए प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन पढ़ेंगे। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, और आता है थाइमस। ठीक है, अस्थि मज्जा और थाइमस जो होते हैं ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन यानी द्वितीयक लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, इसमें आता है प्लीहा, स्प्लिन, ट्रॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारे क्या है, द्वितीयक लसिकाभ अंगों के नाम है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाभ अंग के नाम कौन कौन से हैं। अब हमें दो चीजों में अंतर बताना है, डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, और हमसे कह रहा है तीन ही अंतर लिखो। सुदम और दुर्दम अबूर्द में तीन अंतर लिखना है। एक तरफ हमने सुदम अबूर्द लिख दिया है, दिस इज बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, और दूसरी तरफ हमने दुर्दम अबूर्द लिख दिया है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहना। बिनाइन ट्यूमर की जब हम बात करते हैं तो बिनाइन ट्यूमर फैलते नहीं हैं बॉडी के अदर पार्ट्स में, ये जिस जगह पर बने हैं वही रहेंगे। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं ये फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं बॉडी के अदर पार्ट्स पर ब्लड के जरिए। यहां पर ग्रोथ का रेट, बिनाइन ट्यूमर सुदम अबूर्द में ग्रोथ का रेट जो है वो कम है, यानी बहुत कम तरीके से ये नुकसान पहुंचाते हैं, बड़े होते हैं। यहां पर ग्रोथ का रेट, मैलिग्नेंट ट्यूमर में ग्रोथ रेट बहुत तेजी से फैलते हैं। ये बिनाइन ट्यूमर क्योंकि इतने ज्यादा नुकसानदायक नहीं होते हैं, दवाई से सही हो सकते हैं, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर इन्वेड होते हैं, डैमेज कर सकते हैं सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू को, और इस मैलिग्नेंट ट्यूमर से कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ तीन डिफरेंसेस हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी सुदम अबूर्द अपने मूल स्थानों में रहते हैं, शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलते। दुर्दम अबूर्द कोशिका में रक्त द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल सकते हैं। इनकी वृद्धि दर धीमी है सुदम अबूर्द की, दुर्दम अबूर्द की बहुत तेजी वृद्धि दर्शाती है। मामूली क्षति सुदम अबूर्द दर्शाता है, दुर्दम अबूर्द जो होते हैं ये आसपास के ऊतकों पर हमला करके उन्हें भी नष्ट कर सकते हैं। कह रहे हाउ डज ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, HIV का जो संक्रमण है वो कैसे होता है। किताब में बहुत इजी तरीके से दे रखा है, वही लिखना है, उससे कम मत करना, उससे ज्यादा भी मत करना।
ठीक है, सबसे पहले हमें पता है HIV इन्फेक्शन जो होता है इसकी वजह से घातक बीमारी होती है जिसे एड्स कहते हैं। ये है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये ऐसे तरीके का इन्फेक्शन है जो किसी भी तरीके से अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ गए हैं तो ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर हो जाता है। अब देखो कैसे कह रहे हैं, ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाय, सबसे पहली बात अगर सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ तब ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर हम ट्रांसफ्यूजन के प्रोसेस में है उन इन्फेक्टेड पर्सन से, जैसे हम या तो उनके ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं या उनके ब्लड के प्रोडक्ट का ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं, यानी आदान प्रदान कर रहे हैं, तो बीमार व्यक्ति से नॉर्मल व्यक्ति में ये बीमारी फैल जाएगी। और अगर हम इन्फेक्टेड सुई का साझा उपयोग कर रहे हैं कि एक सुई हमने इन्फेक्टेड पर्सन को लगा दी, वही वाला सुई उठाकर नॉर्मल पर्सन को लगा दिया, तो इस तरीके से भी बीमारी फैल सकती है। ठीक है, तो हमें क्या क्या नहीं करना है, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ यौन संबंध अवॉइड करना है, संदूषित रक्त का आदान प्रदान रोकना है और संदूषित सुइयों का प्रयोग नहीं करना है। तो इस तरीके से हम HIV इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज अमीबियासिस। अमीबियासिस क्या है, इनके नेम ऑफ कॉजेटिव एजेंट लिखिए, साथ ही साथ हमें बताइए कि अमीबियासिस जो है एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, ये किस तरीके से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो अमीबियासिस क्या है, इसे उत्पन्न करने वाले जीव का नाम हमें बनाना है। ठीक है, हमने कहा कि अमीबियासिस एक ऐसा सिम्टम्स है, बीमारी ऐसी है जिसमें लूज स्टूल, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, स्टमक पेन, ये सारी चीजें होती हैं, यानी कि मल बहुत ही पतला होता है, पेट में ऐंठ के ज्यादा दर्द होगा और ये बीमारी एक प्रकार की प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, ये बीमारी एक प्रकार की प्रोटोजोआ से होता है और उस प्रोटोजोआ का नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये बीमारी फैलाती है। इस एंटामीबा हिस्टोलिटिका से ये जो बीमारी हो रही है जिसे हम अमीबियासिस कह रहे हैं, ये सीधे जाकर के अटैक करती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। ठीक है, और वहां पर ये डैमेज कॉज करने लगती है जिससे लूज स्टूल, पेट में ज्यादा दर्द, ऐंठन, ये सारी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो किसकी वजह से हो रहा है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका से। कैसे ये हो जाता है, हम गंदे खाने पीने का जब यूज करते हैं तो उसके पानी में या खाने में एंटामीबा हिस्टोलिटिका होती है, जिससे ये क्या होते हैं, हमारे अंदर चले जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट कॉज्ड बाय अल्कोहल ड्रग अब्यूज। कह रहा है अल्कोहल ड्रग के द्वारा होने वाले कुप्रयोग के हानिकारक प्रभाव की सूची बनाए। ठीक, इससे क्या क्या दिक्कत हो रहा है अगर कोई ड्रग ले रहा है तो। ठीक है, कहा जा रहा है कि अल्कोहल और ड्रग अब्यूज बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं हमारी फिजिकल हेल्थ पर। शराब और नशीली दवाइयों का दुरुपयोग कई हानिकारक प्रभाव दे सकती है, जिनमें है हमारे फिजिकल हेल्थ की परेशानी। साथ ही साथ यह अल्कोहल हमारे दिमाग को डैमेज कर सकती है, हार्ट डैमेज कर सकती है, लीवर डैमेज कर सकती है और अदर ऑर्गन्स भी डैमेज कर सकती है। तो जो शराब है ये मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाते हैं, हृदय, यकृत और अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज को भी हम डिटेल में लिख सकते हैं। अगेन कह रहा है व्हाट आर नार्कोटिक ड्रग्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ देम एंड देयर इल इफेक्ट। मादक ड्रग्स क्या है, 2 उदाहरण और उनके बुरे प्रभाव लिखिए। ठीक है, सबसे पहली बात, नार्कोटिक ड्रग्स जो होते हैं इन्हें ओपियोइड्स कहते हैं। ये एक तरीके के रसायन है, ये ऐसे रसायन है जो एक वर्ग से जाने जाते हैं जिसे हम साइको एक्टिव वर्ग के सब्सटेंसेस बोलते हैं। ये सीधे जाकर हमारी बॉडी के ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं
कौन है ओपियाइड रिसेप्टर, कहां पर पाए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। यहां पर ये जैसे ही जाकर बाइंड होंगे ये सीधे हमारी बॉडी पर नशे वाली चीज छोड़ना शुरू कर देंगे। ये मेडिकल डिप्रेसेंट होते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी के प्रोसेसेस को स्लो डाउन कर देंगे। एंड पोटेंट एनर्जीज होते हैं, यानी पेन रिलीवर्स होते हैं, इनसे दर्द हमें कम होता है। नॉन मेडिकली इसका एब्यूज करते हैं लोग अपने नशे वाली हालत के लिए और बहुत गहरी रिलैक्सेशन प्रोसेस के लिए, जिससे लोगों को डिपेंडेंसी और एडिक्शन हो जा रहा है। 2 प्रकार के नार्कोटिक ड्रग है, मॉर्फिन और हेरोइन। सेम यही हिंदी में समझ लेते हैं। मादक ड्रग्स जिन्हें आमतौर पर ओपियोइड्स कहा जाता है, ऐसी औषधियां हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठर मार्ग में विशिष्ट ओपीआई ग्राही से जुड़ जाती हैं, हमारे शरीर के कार्यों को धीमा कर देती हैं, भ्रम और सुखद विश्राम की अनुभूति देती हैं। इसका रूप मुख्य रूप से चिकित्सा में दर्द निवारक के रूप में प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिपेंडेंसी और व्यसन जैसी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। और 2 तरीके के मादक ड्रग्स जो है वो है मॉर्फिन और हेरोइन। अगला हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है हमसे व्हाट इज इम्यूनिटी, व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा क्या है, प्रतिरक्षा के विभिन्न प्रकार बताइए। प्रतिरक्षा क्या है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी की ऐसी एबिलिटी जिसमें हम रोगों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार किए होते हैं और रोगों से सुरक्षा पा लेते हैं, ये होता है प्रतिरक्षा। बहुत अलग अलग प्रकार की प्रतिरक्षा हमारी बॉडी में है, आइए समझते हैं। कह रहे हैं इम्यूनिटी जो है ये बॉडी की एक ऐसी एबिलिटी है जो कि पैथोजेंस को, यानी रोग जनक को, जो हमें बीमार फैलाते हैं, कौन कौन से रोग जनक हो सकते हैं, या तो बैक्टीरिया या तो वायरस जैसे रोग जनक कॉमनली हो सकते हैं, इनसे हमारी बॉडी को क्या करता है, बचाने का काम करता है। अलग अलग तरीके के इम्यूनिटी होते हैं, जिसमें सबसे पहला इम्यूनिटी इज इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी नेचुरल इम्यूनिटी होता है, ये हमारी बॉडी के फिजिकल, केमिकल और सेलुलर डिफेंस को दर्शाता है और ये हमारी बॉडी में जन्म से ही प्रेजेंट है। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी एक ऐसा एक्टिव इम्यूनिटी है जो कि हमारी बॉडी में तब से मौजूद है जब से हम जन्म लिए हैं और ये तुरंत पैथोजन को मारकर हमें सुरक्षा दे देती है। ठीक है, इसी में हम आते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की तरफ। एक्टिव इम्यूनिटी ऑल्सो नोन एज एडॉप्टिव इम्यूनिटी। ये ऐसी इम्यूनिटी है जिसे हम बाहर से सीखते हैं। कह रहा है जब हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट अ पैथोजन थ्रू इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, यानी जब हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम में हम कोई बाहर से प्रतिरक्षी तंत्र डाल दें, यानी कोई वैक्सीनेशन डाल दें या कोई ऐसे तरीके की दवाई लाकर दे दे जिससे हम इम्यून हो जाए, जिससे हमारी बॉडी में रोग खत्म हो जाए, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। यूजुअली एक्टिव इम्यूनिटी बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है और पर्सन की पूरी जिंदगी तक चलती है। पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है दिस इज व्हेन अ पर्सन रिसीव एंटीबॉडीज और इम्यून component cells from another organism to help fight a pathogen. A person can receive passive immunity through an antibody injection. कह रहे पैसिव इम्यूनिटी में हम बाहर से या तो एंटीबॉडी या तो कोई इम्यून कंपोनेंट सेल को किसी इन्फेक्टेड पर्सन के शरीर में डालते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में, जिससे उसकी बॉडी में इम्यूनिटी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हम इम्यूनिटी को भी डिफाइन कर लेंगे। कह रहे एक्सप्लेन एंटीबॉडी विथ डायग्राम। प्रतिरक्षी का सचित्र वर्णन करिए। आप ध्यान से देखोगे तो प्रतिरक्षी जो होता है इसमें आपको 4 चेन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 4 चेन में 2 चेन जो है वो कहलाती है हैवी चेन। ठीक है, और 2 चेन जो होती है वो कहलाती है लाइट चेन। ये आपस में जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से और इनके इस सिरे पर मौजूद होता है प्रतिजन बाइंडिंग स्थल, जहां पर प्रतिजन जुड़ करके समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्रतिरक्षी अणु की संरचना हम बना सकते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट द नेम ऑफ कॉजेटिव एजेंट। हमें यहाँ पर पैथोजन के नाम, उनके सिम्टम्स बताइए। नीचे हमने बीमारी दे दी है, जैसे कि टाइफॉइड, एमीबियासिस, मलेरिया, कॉमन कोल्ड, निमोनिया। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। सबसे पहले हम कॉजेटिव एजेंट की बात करते हैं टाइफॉइड फीवर की, यानी हम बात करेंगे टाइफॉइड बुखार की। टाइफॉइड बुखार जो है एक प्रकार की जीवाणु से होने वाली बीमारी है, जिसे हम कहते हैं साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी से होने वाली बीमारी क्या है? टाइफाइड। इनके जो सिम्टम्स हैं क्या क्या है? लंबे समय तक तेज बुखार, थकान, है ना? क्या क्या सिम्टम्स है? लंबे समय तक तेज बुखार, थकान, सिर दर्द, मचली, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, ये सारे इनके सिम्टम्स हैं। ठीक है, पहला हमने देख लिया टाइफॉइड किसकी वजह से हो रहा है? टाइफॉइड एक जीवाणु की वजह से हो रहा है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक, दूसरा है अमीबियासिस। अमीबियासिस का जो कॉजेटिव एजेंट है वो है एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका जैसे परजीवी से होने वाली ये बीमारी है जिसे एमीबियासिस कहते हैं। इनके सिम्टम्स है डायरिया, जिसमें ब्लड आने लगता है, म्यूकस आने लगता है मल से, पेट में दर्द, क्रैम्पिंग, ऐठन, फीवर, नोजिया, ये सारे क्या है? इसके सिम्टम्स हैं। अगला तीसरा है मलेरिया, यानी कह रहा है मलेरिया नाम की बीमारी किससे होगी? मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट एक प्रकार का परजीवी है। कौन सा परजीवी है? उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया नाम की ये जो बीमारी है इसमें बुखार, ठंड, सिर दर्द, वीकनेस, पसीना, ये सारी चीजें आती हैं। चौथी बीमारी हमसे पूछा है कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी। सामान्य सर्दी एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है और सबसे कॉमन तरीके का वायरल इन्फेक्शन है जो राइनो वायरस नाम के विषाणु से होता है। इसमें सिम्टम्स है नाक बहना, जुखाम, गले में खराश, गले में कह सकते हो खुजली जैसा फील होना, कफ, खांसी, ये सारे इसके क्या है? सिम्टम्स है। लास्ट है निमोनिया। निमोनिया एक प्रकार का जीवाणु से होने वाली बीमारी है। तो ये कैसी बीमारी है? जीवाणु जनक रोग। कुछ टाइप के निमोनिया वायरसेस और फंगस से भी होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन टाइप का है जीवाणु से होने वाली बीमारियां, और वायरस से भी ये बीमारी होती है। ठीक है, यहां पर देखें तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का जो जीवाणु है ये बीमारी फैलाता है, तो हम लिख देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये क्या फैलाता है? निमोनिया नाम की बीमारी फैलाता है, ये एक जीवाणु है। सिम्टम्स क्या है? कफिंग जो होगी उसमें कुछ ऐसा पीले और हरे रंग का कुछ सब्सटेंस जैसा निकलेगा, है ना? या फिर ब्लडी म्यूकस होगी, बुखार होगा, ठंड लगेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, ये सारे क्या है? निमोनिया के सिम्टम्स है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेक्शियस डिजीज? इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं? दो तरीके के जीवाणु से होने वाले डिजीज के नाम बताइए, कॉजेटिव एजेंट्स बताइए, सिम्टम्स बताइए और बताइए कैसे उनसे छुटकारा पाए। ठीक है,
अब देखो कैसे लिख सकते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज ऐसे प्रकार की बीमारी होती है जो कि पैथोजन के द्वारा होती है, रोगजनक के द्वारा होती है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोन, हेलमिंथिस। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस, इन सब से होने वाली बीमारियां होती हैं इन्फेक्शियस डिजीज। These disease can be transmitted from one person to another. यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे संपर्क के द्वारा या फिर किसी वाहक के संपर्क के द्वारा फैल सकता है, जैसे मच्छरों द्वारा, दूषित भोजन, दूषित पानी, पर्यावरण के माध्यम से फैल सकता है। कह रहा है these disease can be transmitted from one person to another either directly through contact or indirectly through vectors like mosquito, contaminated food, water या environment। इस तरीके से ये बीमारियां फैल सकती हैं। दो बैक्टीरियल डिजीज हमसे पूछा था, एक जीवाणु से होने वाला रोग है हमारा टाइफॉइड, ठीक है। टाइफॉइड नाम का जो कॉजेटिव एजेंट है वो है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। सिम्टम्स है भाई तेज बुखार, कमजोरी, पेट दर्द, भूख न लगना। कैसे बच सकते हैं इससे? साफ सफाई रखिए, पर्सनल हाइजीन रखिए, गर्म पानी, साफ पानी पीजिए, और वैक्सीनेशन भी इस इन्फेक्शन से छुटकारा दिला सकती है। दूसरा जो जीवाणु से होने वाली बीमारी है उसमें आता है निमोनिया, ध्यान देना। कॉजेटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये दोनों ही जीवाणु है, याद रखिएगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये दोनों जीवाणुओं से ये बीमारी होती है। सिम्टम्स है बुखार, सर्दी, खांसी, साथ ही साथ सीने में दर्द, सांस लेने में कठिनाई। कैसे बच सकते हैं? इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट अवॉइड करिए, अच्छी खासी साफ सुथरी हवा में रहिए, एंटीबायोटिक्स का यूज करिए, वैक्सीनेशंस का यूज करिए, जैसे कि स्पेशली चिल्ड्रंस जो होते हैं उनको ये वैक्सीनेशन दीजिए जिससे कि ये इस बीमारी से बच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज खत्म किया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले नए हैंडआउट सोल्यूशन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।